नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देख के उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम आपके एफएम माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और नए चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उम्मीद करता हूं आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, लेक्चर यूजफुल लगता है, तो इसे एक छोटा सा लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब जब आप लोग एफएम की बात करते हैं, जब जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपने देखा अक्सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल टर्म्स का अलग अलग रेफरेंस में हम लोग मीनिंग इस्तेमाल करते हैं। माने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस, थोड़ी थोड़ी तब्दीली, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है जब भी हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहां पर भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं ना, तो दो शब्द है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने आपको क्या करना है, कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चे को पता होगा। अगर मैं कहूं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो सर आप लोग कह देंगे कि सर कॉस्ट का मतलब होता है आपका प्राइस। प्राइस आपका क्या होता है, कॉस्ट होता है। लेकिन जो आपका कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। और अगर आप लोग जर्नल लैंग्वेज में अगर आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, तो कैपिटल का मतलब होता है टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। लेकिन यहां पे वो डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। यहां पे कैपिटल के अपने मीनिंग है जिनको आपको समझना पड़ेगा, जिन्हीं के बेस पे ये आपका चैप्टर आगे जाके मूव करेगा। माने अगर आप लोग किसको समझना चाहते हैं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं कैपिटल के मीनिंग को, तो यहां पे 3 चीजें हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। आप सभी ने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहली जो कैपिटल है वो कौन सी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक और शेयर कैपिटल हम लोग लेके चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। याद रखिएगा। तो 2 चीजें हमारे पास हो गई है कैपिटल के अंदर, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो गया है आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहां पे एक नई चीज यहीं पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, तो कैपिटल के अंदर हम लोग एक टर्म को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर के मीनिंग आप सभी समझते हैं, इसके ऊपर हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर को यहां पे आप लोग लोन के नाम से भी जानते हैं, या कोई गवर्नमेंट बॉडीज है तो वो किस नाम से इशू करती है, बॉन्ड के नाम से इशू करती है। इन शॉर्ट अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर कैपिटल की बात होगी ना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा, तो हमें डिबेंचर को इंक्लूड करना पड़ेगा, लोन या बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा, या इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और यही 3 टॉपिक है जो आपके एंटायर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। माने बहुत आसान चैप्टर रहने वाला है। अगर आप लोग केवल इनिशियल लेवल से तमाम फॉर्मूलों को मेमोराइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगी। और मैं आपको बताता चलूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना केवल आपके ग्रेजुएशन के लिए, बल्कि पीजी अगर आप लोग करना चाहते हैं, एमबीए एमकॉम करना चाहते हैं, इवन उसके बाद अगर आप लोग नेट जेआरएफ पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग नेट देना चाहते हैं, तो आपका पेपर कोड नंबर 8 कॉमर्स के अंदर आपको ये वाला सेम टॉपिक दिखेगा, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर आप लोग एमबीए करके नेट का पेपर देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर पे जो आपका पेपर कोड नंबर 17 है, वहां पे सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके नेट जेआरएफ पीएचडी में भी आपकी हेल्प कर सकता है। दैट्स व्हाई आपको समझना बड़ा जरूरी है। इन शॉर्ट आपने क्या समझा, आपने समझा कि यहां पे कैपिटल का मीनिंग क्या रहेगा। यहां पे कैपिटल का मीनिंग रहेगा कि हम डिबेंचर को भी इंक्लूड करके चलेंगे, लोन बॉन्ड व्हाटएवर यू कैन से, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करके चलेंगे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अच्छा, एक चीज आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम लोग K0 का इस्तेमाल करते हैं, ये इसको KO बोल दीजिए, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो K0 से आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब आप लोग K0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग समझिएगा किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग कितनी यहाँ पे
बेसिकली शेयर कैपिटल को, कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालेंगे, 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालेंगे। अब आपको समझना क्या है, समझना यह है जब भी आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, या मैं यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, जब भी आप लोग क्या करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, माने हमने क्या कहा, हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने देखा कि सर हमारे पास 2 चीजें आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, सॉरी 2 नहीं, हमारे पास 3 चीजें आ रही है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केडी का इस्तेमाल करूंगा। सेकंड नंबर पे हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केई का इस्तेमाल करूंगा। तीसरे नंबर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, केपी से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि यहाँ पे 3 तरीके की कॉस्ट आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। कौन कौन सी कॉस्ट निकालनी है, पहली आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रहेगी, दूसरी आपकी कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, और तीसरा आपका कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा। अच्छा, अगर मैं कह देता हूं केडी, केडी का मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अगर मैं कह देता हूं केई, इसका मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और केपी का मतलब रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। और जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप लोग के ओ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या चलेगा, चैप्टर चलेगा। तो आपको समझ में आया, कैपिटल का जो प्राइस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और 3 हिस्सों में आपका चैप्टर ब्रेकडाउन रहेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको डिबेंचर या फिर मैं कह दूं लोन या फिर बॉन्ड का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कोई भी कंपनी है वो किस तरीके से डिबेंचर के ऊपर उसका कॉस्ट कैलकुलेट करती है, ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। उम्मीद करूंगा इसमें हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को देखते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, डिबेंचर वाला पूरा पार्ट में डिटेल में आज पढ़ा देता हूं आपको, और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग क्लास सेकंड के अंदर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यहां पे लिखा हुआ है। क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। कॉस्ट का मायना अभी मैंने क्या बताया, कॉस्ट का मायना मैं अभी बता दिया। इसका मीनिंग क्या रहेगा, आपका प्राइस रहेगा। और कैपिटल के अंदर ध्यान रखिएगा, स्टार लगा हुआ है, कैपिटल के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड करके चलेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्लूड करके चलेंगे, डिबेंचर लोन या बॉन्ड को इंक्लूड करके चलेंगे। इन तीनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। क्या बन जाता है, हमारे पास कैपिटल बन जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहां पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग एग्जाम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिखना चाहते हैं तो ये वाली डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। इट इज द प्राइस ऑफ यूजिंग कैपिटल। मैंने अभी आपको समझाया था प्राइस ऑफ यूजिंग कैपिटल, और कैपिटल के अंदर भी आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, आगे लिखा हुआ है, इक्विटी आ गया, डेप्थ आ गया, प्रीफरेंस शेयर आ गया। डेप्थ का मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया ना, डेप्थ का मतलब क्या है, आपका डिबेंचर बोल सकते हो, आप लोग अपना लोन बोल सकते हो, या फिर आप लोग अपना बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके का डेप्थ ही होता है। क्लियर है, यहाँ पे आगे देखिए, इट रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फंड इन ए प्रोजेक्ट और ए बिजनेस। किसी भी प्रोजेक्ट और बिजनेस के अंदर जो भी फंड इन्वेस्ट हुआ है उसका क्या क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है कौन, आपका कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। यानी कि आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया, कैपिटल के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, और आपका डिबेंचर लोन या बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपका चैप्टर मूव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आपका नंबर वन मतलब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। किसको पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। अब इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं एक बार नाम लिख देता हूं, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोल दीजिए।
आप लोग लोन बोल दीजिए या फिर आप लोग क्या कह दीजिए बॉन्ड बोल दीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बताई थी मैंने, इसका केडी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, अब आपको समझना क्या है, समझना है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारे पास टोटल दो तरीके की कॉस्ट बनती है, यानी कि यहाँ पे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से यहाँ पे हमें कैलकुलेशन बनानी है। एक आपका रहेगा रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, याद रखिएगा क्या रहेगा आपका रिडीमेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप क्या रहेगा रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और दूसरा रहेगा इररिडीमेबल, क्या रहेगा आपका इररिडीमेबल। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, चाहे आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, तीनों केसेस के अंदर आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक आपका इररिडीमेबल रहेगा, एक आपका रिडीमेबल रहेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आपका इररिडीमेबल क्या है और रिडीमेबल क्या है। देखिए रिडीमेबल का मतलब क्या होता है और इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी फर्म है, ठीक है, उस फर्म के अंदर एक आपका फंड रेज हुआ है, वो आपका फंड रेज हुआ है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आपकी कंपनी है ना, क्या है आपकी जो भी कंपनी है, जब तक आपकी कंपनी चलेगी, मतलब मैं क्या कह सकता हूं लाइफ लॉन्ग, जब तक हम लोग आपके फंड को अपने पास रखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास रहेगा और उसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे क्या मिलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या मैं कहूं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। माने आपको क्या गिवन होगा, आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट गिवन होगा। क्लियर है, ये याद रखना है। माने यहां पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, क्लियर है किसकी बात हो रही है, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस देने की कोई बात नहीं हुई है। क्लियर है, यहां पे जो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे सारी चीजें होती है। माने क्या है आपका फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है। फिक्स्ड टाइम पीरियड का मतलब मान लीजिए मैं 4 साल की बात करता हूं या 5 साल की बात करता हूं, 4 या 5 साल के लिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, फिर उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, क्या है इसका प्रिंसिपल अमाउंट है कंपनी को, वो भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में ये आया कि जब भी आप लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो कॉस्ट किसी का भी हो, किसी का मतलब चाहे वो कॉस्ट आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो, चाहे वो कॉस्ट आपका किसका हो, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का हो, किसी का भी कॉस्ट हो, सभी के केस में आप लोग उस कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या रहेगा, इररिडीमेबल, जिसके अंदर आप ये मान के चलेंगे कि कंपनी जब तक चलेगी, जब तक आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात होती है, जहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, रिडीमेबल। क्या बोल देते हैं हम लोग, रिडीमेबल। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना है, और किसके लिए कैलकुलेट करना है, केडी कैलकुलेट करना है, किसके लिए, हम लोग इररिडीमेबल केस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला ये क्या कहता है, आई को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 - t से, और नीचे आपका आ जाएगा NP, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सर क्या लिख दिया, ये नहीं समझ में आया, अभी 1 मिनट रुकिए, सब समझ में आएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें केडी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है I मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में t डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100 में। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, परसेंट निकालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये I क्या है, I का मतलब होता है आपका जो एनुअल इंटरेस्ट बनता है, पूरी साल का जो ब्याज बनता है, वो क्या है आपका I है। 1 आपका नंबर है, T आपका क्या रहता है, टैक्स होता है, जो भी आपका टैक्स गिवन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है NP। NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड, याद रखिएगा क्या मतलब होता है आपका, नेट प्रोसीड होता है। क्लियर है, इसके बारे में मैं अभी आपको चर्चा करने वाला हूं, नेट प्रोसीड का क्या मतलब है, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KD इज इक्वल टू द I मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी अपॉन में NP और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। I का मतलब क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है, जिसको आप लोग डेबेंचर भी बोलेंगे, याद रखिएगा। डेबेंचर का परसेंटेज गिवन होगा, क्लियर है। और यहाँ पे T का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। और NP का मतलब होता है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, देखिए कोई भी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, सिक्योरिटीज को इशू करने का मतलब है, जैसे मेरा जो शेयर है उसका, शेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग जर्नल लैंग्वेज में समझिए। शेयर है, उसकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए है। मैं कहता हूं अगर आप लोग अभी खरीद लेते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, क्लियर है। और इसके आगे जब शेयर के ऊपर आपको डिबेंचर मिलेगा, या फिर मैं डिबेंचर की बात करता हूं, इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो क्या ये 100 रुपए के अमाउंट पे मिलेगा, या यहां पे देखेंगे 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 पे मिलेगा। असल में तो कंपनी को कितना पैसा मिला, 90 मिला। लेकिन अगर आप लोग डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे कि 90 पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 90 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द नेट प्रोसीडिंग, यानी कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते टाइम किसी भी कंपनी को रिसीव हुआ है, उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है नेट प्रोसीडिंग। अभी मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आप लोग एनपी निकालना चाहते हैं ना, नेट प्रोसीडिंग निकालना चाहते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने जो इशू प्राइस रखा है, याद रखिएगा, आपकी सिक्योरिटी का जो इशू प्राइस रखा है उसके अंदर से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं आपको एक्सपेंस को माइनस कर देना है, क्लियर है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपका क्या निकल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेट प्रोसीडिंग निकल आएगा, क्लियर है। क्या निकल आएगा, आपका नेट प्रोसीडिंग यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी पहला केस आपको समझा रहा हूं, जहां पे हमने इररिडीमेबल वाला केस लिया है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, क्या है ये फॉर्मूला, KD इज इक्वल टू द I मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी अपॉन में NP इंटू में 100 हो जाएगा, क्लियर है। 100% के लिए आपको निकालना है। NP अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट प्रोसीडिंग अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक फॉर्मूले से शुरू कर सकते हैं। जिस रेट पे आपने इशू किया और जो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका नेट प्रोसीडिंग आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, कई बार नेट प्रोसीडिंग के अंदर आपका प्रीमियम भी गिवन होता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगा। तो प्रीमियम हमेशा आपका नेट प्रोसीडिंग के अंदर प्लस होता है, याद रखिएगा, प्रीमियम क्या होता है, आपका प्लस होता है। तो यहां से हम लोगों ने एक दो चीजें समझी। एक दो चीजें का मतलब, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन कैटेगराइज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू द टू कैटेगरी। फर्स्ट इज इररिडीमेबल, सेकंड इज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब जहां पे आपका लास्ट टाइम जो आपका टाइम पीरियड, यानी कि मैं कह सकता हूं जहां पे आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, यहां पे आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड गिवन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, माने इतने टाइम के बाद आपका जो ये है ये मैच्योर हो जाएगा। जैसे एफडी नहीं होता है, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है इररिडीमेबल के केस में, ठीक है। और मैंने बताया इररिडीमेबल के केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, KD इज इक्वल टू द I मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में T मल्टी अपॉन में NP इंटू द 100 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, KD से रिप्रेजेंट करेंगे। दो कैटेगरियां बन जाएंगी, इररिडीमेबल वाली और दूसरी कैटेगरी किसकी बनेगी, रिडीमेबल वाली। और यहाँ पे आप लोग देखिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब है एक इफेक्टिव रेट जो किसी भी कंपनी को, जो उसने फंड रेज किया है उसके ऊपर पे करना है। देखिए कोई भी कंपनी ने क्या किया, उसका फंड रेज किया है, ठीक है, क्या किया है, उसने फंड रेज किया है, उसके ऊपर एक इफेक्टिव रेट उसको पे करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसको कहते हो आप लोग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, KD बोलते हैं, माने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। यही डेफिनेशन मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लगा दी है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी पे ऑन द फंड रेज थ्रू द डिबेंचर। डिबेंचर से जो उसने फंड रेज किया है उसके ऊपर जो इसको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, या लोन निकालते हैं, या फिर बॉन्ड निकालते हैं, क्लियर। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैंने आपको क्लियर किया
कि जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं तो एक इरिडीमेबल बनता है, एक आपका रिडीमेबल बनता है। इरिडीमेबल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी डेट मेंशन नहीं होती है, हालांकि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको गिवन होता है और वो हमेशा के लिए गिवन होता है। हमेशा के लिए मतलब लाइफ लॉन्ग होता है। मैंने बताया था ना आपका क्या होता है, आपका लाइफ लॉन्ग मतलब कंपनी के साथ होता है, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड, प्रिंसिपल क्या नहीं होता, रीपे नहीं होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड। यहां पे मैंने लिखा था ना, यहां पे प्रिंसिपल क्या नहीं होता, आपका रीपेड नहीं होता, यहां से मिट गया, तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपका एक मैच्योरिटी डेट होता है, लेट अस कंसीडर 5 से 10 साल, और एनुअल इंटरेस्ट आप कंपनी को पे करना पड़ता है, और लास्ट में जाकर के मैच्योरिटी के टाइम पे कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, लोन या बॉन्ड की बात करते हैं उस केस में आपको इन तमाम चीजों की जानकारी मालूमात हासिल होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला समझाया है, क्या कि अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एनपी, और मल्टीप्लाई में अगर आप लोग इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, सॉरी परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई मतलब आपका एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, टी मतलब टैक्स रहेगा, एनपी मतलब नेट प्रोसीडिंग रहेगा। क्लियर है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ ए डिबेंचर, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अब एक बार एनपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया। नेट प्रोसीडिंग रेफर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ए मनी कंपनी रिसीव्ड, माने एक पैसे की वो एक्चुअल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव होती है। डिस्काउंट दिया है माइनस कर दो, ब्रोकरेज चार्ज है माइनस कर दो, अगर आपको कमीशन दिया है तो माइनस कर दो, प्रिंटिंग चार्ज है तो माइनस कर दो, इन शॉर्ट कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या बनता है, एनपी बनता है, नेट प्रोसीडिंग बनता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है नेट प्रोसीडिंग का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्चुअल फॉर्मूला है नेट प्रोसीडिंग का, इशू प्राइस माइनस में हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कर देंगे, यानी कि एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। अच्छा, जब आपका प्रीमियम गिवन है तो यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे। डिस्काउंट तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ही हो जाएगा, तो एक्सपेंस माइनस में यहाँ पे एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आपको करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर हो सके। यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे कहता है आपका कमानी लिमिटेड है, कोई कंपनी का नाम है, इज प्लानिंग टू रेज ए 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ के आसपास आपका रेज करने की कोशिश हो रही है बाय इशूइंग ऑफ 30% डिबेंचर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को आप जरा गौर फरमाइएगा, कितना डिबेंचर दिया हुआ है आपको, 30% डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट डिबेंचर है, 30% डिबेंचर है। तो जो आपका डिबेंचर है ये क्या होता है, ये असल में आपका होता है आई, माने जो आपका इंटरेस्ट होता है। क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरेस्ट बोलते हो। किसके ऊपर है, अच्छा फेस वैल्यू, जो आपका प्राइस रखा गया है ना, एक्चुअल वैल्यू जिसको बोलते हो ना, यानी कि इशूइंग प्राइस जिसको बोलते हैं, उसको क्या कह देता हूं मैं, फेस वैल्यू बोल देता हूं। तो इसका 100 करोड़ क्या है, फेस वैल्यू है, और 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है। क्लियर है, द अंडर रिटर्न एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे एक्सपेंस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना एक्सपेंस है, 4% एक्सपेंस गिवन है। एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में निकालना है, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको कौन सा केस सिखाया था, इररिडीमेबल वाला केस सिखाया था। तो कैसे कैलकुलेट करना है, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका फंड कितना है, फंड जो रेज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका फंड का अमाउंट कितना है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ₹100 करोड़, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर दिया हुआ है ना, डिबेंचर का परसेंटेज दिया हुआ है, जिसको मैं आई से लिख देता हूं, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, आपका कितना दिया हुआ है, 13% दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। क्लियर है, आपको क्या दिया हुआ है, आपका डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 10% है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं या इशूइंग प्राइस की बात करूं, इशू प्राइस क्या है आपकी सिक्योरिटी का, ₹100 है, कितना है आपका, ₹100 है। तो इस 100 का 10% कितना बनेगा, मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे, सॉरी 100 कर देंगे तो कितना बनेगा, ₹10 बन जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब ₹10 का डिस्काउंट है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको एक एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना एक्सपेंस था, 4% एक्सपेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस कितना है,
4% गिवन है आपको। अच्छा, इररिडीमेबल वाला केस लगाना है और आपको कैलकुलेट करना है इसका केडी। क्या कैलकुलेट करना है? केडी। अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लगाते हैं तो केडी का क्या फॉर्मूला था? केडी इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब मुद्दा यहाँ पे ये है आपका इंटरेस्ट तो गिवन है, ओके आपका। अच्छा, यहाँ पे टैक्स नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में देखा टैक्स कहीं गिवन है, यस आपका कितना टैक्स दिया हुआ है? 35% टैक्स दिया हुआ है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं आपका टैक्स अमाउंट कितना है? 35%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.35। अगर मैं परसेंटेज को हटा देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मतलब आपका 13% दिया हुआ। डिबेंचर कितना है आपका? 13। 1 मल्टी माइनस में टैक्स कितना है? 0.35 अपॉन में कितना है? नेट प्रोसीडिंग। अब मुद्दा यहीं पे आता है, नेट प्रोसीडिंग अगर आपको निकालना है तो इसका फेस वैल्यू क्या है या इशूइंग प्राइस क्या है? इशूइंग प्राइस 100 रुपए है। डिस्काउंट कितना दिया है? 10 रुपए का। 4% 100 का कितना होता है? 4 रुपए। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्सपेंस भी माइनस कर दिया, डिस्काउंट भी माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 86 रुपीज। तो कितना अमाउंट आ गया? ये नेट प्रोसीडिंग के अंदर आपका 86 आ गया। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देंगे? 86 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग इसको सोल्व करें तो कितना बनता है? हमारे पास है 1 में से माइनस करना है मेरे को 0.35, तो ये बन जाएगा आपका 0.65। यानी इसको मैं कह सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाई 0.65 अपॉन में कितना आ जाएगा? 86। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया था, सो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई कितना है आपका? 100 याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे इसको अगर सोल्व करें तो कितना है? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू द 845 डिवाइडेड बाय 86। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 86 से। 9.825 माने इसका आंसर कितना आ गया? 9.825%। क्लियर? तो ये क्या आ गया? ये आपका केडी आ गया। मतलब आप लोग कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ गया। तो केडी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? केडी की वैल्यू आई है 9.825%। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्या सिखाया मैंने सिखाया अगर आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना है, इररिडीमेबल वाला केस लेके चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका एनपी, नेट प्रोसीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेट प्रोसीडिंग आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस कंसीडर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ सके। मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया है। लेट अस कंसीडर, मैं क्या करना चाहता हूं, कोई भी कंपनी है जो फंड रेज करना चाहती है, तो मैंने यहां पे लिख दिया फंड रेज, ठीक है ना। कितना रेज करना चाहते हैं वही सेम अमाउंट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? रुपीज 100 करोड़ का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं डिबेंचर जो रखा गया है हमारे पास, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मैंने मान लिया 20% डिबेंचर है। क्लियर है? कितना है? 20% डिबेंचर है। फेस वैल्यू अक्षर आप लोग या फिर इशूइंग प्राइस में जिसको कहता हूं ना, क्या कह देंगे आप लोग? इशू प्राइस जिसको कहते हैं, वो मैं अक्सर 100 लेता हूं, लेकिन अब की बार मैंने कितना ले लिया है? रुपीज 200 ले लिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका 8% डिस्काउंट भी दे दिया है, प्लस में मेरा जो एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस में मान लेता हूं 2% है, और मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपको प्रीमियम भी गिवन है, ठीक है ना। प्रीमियम कितना है? मैं मान लेता हूं 10% है। क्लियर? सारी चीजें आपको समझ में आई? यहां तक उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं मान लेता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर आगे क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज गिवन है। कंफ्यूजन ना, इसलिए एरो लगा देता हूं ताकि हमें पता चले ये सेपरेट वैल्यू है। अच्छा, टैक्स नहीं गिवन है, टैक्स में मान लेता हूं 40% पर एनम है, ठीक है, ये टैक्स है। हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है केडी, किसके लिए? इररिडीमेबल वाले केस के लिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इररिडीमेबल वाले केस के लिए हमें क्या करना है? केडी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या होता है फॉर्मूला केडी का? केडी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है सर, अभी तो बताया। इररिडीमेबल के केस में आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग और इनटू में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दैट्स इट। अब आई कितना है हमारा? आई है अपना डिबेंचर। जो डिबेंचर है वो कितना है आपका? 20% है। तो यही तो आपका इंटरेस्ट होता है, तो 20 हो जाएगा। 1 माइनस में टैक्स कितना है आपका? 40% है। इसको 0.4 लिख सकते हैं, तो इसको क्या कह दूंगा मैं? 0.4 कह दूंगा। अपॉन में नेट प्रोसीडिंग अभी निकालेंगे, मल्टीप्लाई में कितना है? 100। नेट प्रोसीडिंग के लिए इशूइंग प्राइस कितना है आपका? 200 है, तो 200 सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? इशूइंग प्राइस कितना है आपका? 200। कोई एक्सपेंस तो नहीं है, यहाँ पे है एक्सपेंस 2%। 200 का अगर आप लोग 2% निकालते हैं, 200 का अगर आप लोग क्या निकालते हैं? 200 का
2% निकालते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा आपका 4 रुपये आ जाएगा। तो 200 का अगर 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपए। ये क्या है एक्सपेंस है, डिस्काउंट कितना है 8% है, तो 8 दूनी 16, माने आप लोग क्या कह सकते हैं 16 रुपए इसके ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा। प्लस में याद रखेगा यहाँ पे सिक्योर प्रीमियम भी गिवन है 10%, 10% का मतलब कितना होगा 20 रुपीज, क्लियर है। तो मैं क्या कहूंगा 200 में मेरे को 20 ऐड करना है, माइनस करना है 4 और माइनस करना है 16, माने कितना हो गया एग्जैक्ट फिर से 200 आ गया, कितना आ गया आपका 200 आ गया। ऑब्वियस सी बात है 16 4 20 और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। थोड़ा बेसिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कितना अमाउंट आ गया 200, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 200 से, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 0.4 अपॉन में कितना है 2, इसको 10 से कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 0.4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आ जाएगा, माने इसको कह सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 10 और ये क्या आ जाएगा आपका 6%, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6%। तो अगर आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लेते हैं तो ये कितना आ गया केडी 6% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एनपी वाला केस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एनपी का केस पढ़ा हो तो क्या बताया था, जो आपका फेस वैल्यू है, क्या है आपका फेस वैल्यू जिसको इशू करते हैं, इसके अंदर से एक्सपेंस माइनस कर देना है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम गिवन है तो क्या हो जाएगा आपको प्लस करना है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 200 है तो मैंने कितना रख दिया 200, एक्सपेंस कितना है, 2 एक्सपेंस है, एक तो आपका 2% और एक डिस्काउंट कितना है 8%, ठीक है। तो इन दोनों को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, ये कितना हो गया 10% ही प्रीमियम है, तो देखिए माइनस का 10% और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 10%, ये तो कैंसिल ही होना ऑब्वियस सी बात है, ये कैंसिल हो गया तो 200 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से इररिडीमेबल वाले केस को आप लोग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड की बात करते हैं। आज जितने भी कॉन्सेप्ट बच गए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे और एक वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की, माने जिसकी एज ऑफ मैच्योरिटी होती है, एक फिक्स्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं। ऐसे केस में अगर आप लोग रिडीमेबल वाले केस को लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिडीमेबल वाले केस के अंदर अगर आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है हम सब के लिए। तो देखिए केडी से रिप्रेजेंट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आपको साथ साथ याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग यूज भी करने वाले हैं। अगर आप लोग रिडीमेबल वाले केस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो आपका डिबेंचर है या एनुअल इंटरेस्ट है उसको 1 माइनस टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में जो रिडीमेबल वैल्यू के अंदर से हम लोग नेट प्रोसीडिंग को माइनस करके जो आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड है या नंबर ऑफ ईयर्स है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, अपॉन में हम लोग क्या कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीडिंग और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100। सर इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी चुका हूं, कहां पे पढ़ा था अगर आप सभी को याद हो तो यहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि कैसे आप लोग इररिडीमेबल वाले केस को टैकल करते हैं। मैंने बताया था केडी इज इक्वल टू द आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ध्यान से देखिए काफी टर्म हमारे पास सेम है। आई का मतलब वही आपका एनुअल इंटरेस्ट या डिबेंचर बोल दीजिए, टी का मतलब वही टैक्स रहेगा, एनपी वही आपका नेट प्रोसीडिंग रहेगा। यहाँ पे एक नई टर्म जुड़ी है जिसको आप लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म आपकी जुड़ी है जिसको हम लोग आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है। आरवी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आरवी का मतलब रहेगा आपका यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू, याद रखिएगा क्या बोलते हो आप इसको, रिडीमेबल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है अभी सिखा दूंगा, और साथ में एनपी का मतलब तो वही आपका क्या होगा नेट प्रोसीडिंग होगा, और एक एन अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल में आपका पैसा की जो मैच्योरिटी डेट है वो रहने वाली है, आपका टाइम पीरियड रहने वाला है। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, क्या है बहुत बेसिक फॉर्मूला है,
है आई इंटू 1 माइनस में टी प्लस में आरवी माइनस में एनपी अपोन में एन अपोन में आरवी प्लस में एनवी अपोन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना तो आप लोग इजीली चुटकियों में इस यहां पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर? अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? एक तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, मैंने बताया था यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर और यहां से तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। देखिए ये वाली कैलकुलेशन आप लोग समझ गए होंगे, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, यहां पे मैंने बताया आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, आरवी का क्या मतलब है, नेट प्रोसीडिंग का क्या मतलब है और एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द मैच्योरिटी। मैंने बताया था रिडीमेबल के केस में अगर आप लोग रिडीम करते हैं या रिडीमेबल वाले केस में आपकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमें एन फैक्टर यहां पे लेना जरूरी होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके भी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। ये सेम क्वेश्चन है जिसका पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। क्लियर है? पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। फिर भी जो डेटा है एक बार लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। कमानी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द 100 करोड़। ये कोई कलानी लिमिटेड है जो कितना रेज करना चाहती है, 100 करोड़ रुपए आपका रेज करना चाहती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर कितना दिया हुआ है, 13% डिबेंचर दिया हुआ है। फेस वैल्यू आपके सिक्योरिटी की कितनी है या आपके शेयर की कितनी है, ₹100 माने 100 रुपए है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि आपकी जो फेस वैल्यू है, क्या कहते हो आप लोग इसको, फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है और इसके ऊपर आपका डिबेंचर, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, डिबेंचर बोलते हो या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हो, कितना गिवन है आपका 13% है। तो अगर आप लोग 13% निकालना चाहते हैं 100 का तो ऑब्वियस सी बात है कितना रुपए आ जाएगा, ₹13 आ जाएगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10% है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको 10% डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप लोग 10% कैलकुलेट करना चाहते हैं फेस वैल्यू का तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, ₹10। इतना बहुत आसान है। आगे देखिए आपको एक एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना है, 4% है। तो अगर आप लोग एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर ले तो 4% का वही 100 का 4% कितना बनेगा, ₹4 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले केस में क्या निकालना है, डिबेंचर आर इररिडीमेबल, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। दूसरे केस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका 35% टैक्स दिया हुआ है। माने अगर मैं टी की बात करूं या टैक्स की बात करूं, टी से रिप्रेजेंट करते हो, 35% दिया हुआ है। परसेंटेज को हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इफ डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, ध्यान रखिएगा आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड यानी कि मैं कहूंगा एन की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, 10 सालों की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है? आगे देखिए प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका प्रीमियम कितना दिया हुआ है, आपका 15% दिया हुआ है। ऐसे केस में आपको क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट 1 में पहले करा चुका हूं। केडी की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था आई इंटू 1 माइनस में टी कर दीजिए, प्लस में आपको रिडीमेबल वैल्यू के अंदर से नेट प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना है, एन से डिवाइड कर देना है, अपॉन में हम लोग रिडीमेबल वैल्यू के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। यहाँ पे हमारे पास 2 चैलेंज है, एक तो हमें रिडीमेबल वैल्यू निकालना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपकी फेस वैल्यू है उसके अंदर आपको प्रीमियम को ऐड कर देना है। 15% माने कितना हो गया, 15 रुपए हो गया ना। तो जब भी आप लोग रिडीमेबल वैल्यू को निकालते हैं तो 15-10 साल बाद की बात हो रही है, अभी आपका 100 रुपए है, 15% उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, 15% आपका प्रीमियम मिलेगा। तो 100 प्लस में उसका 15% कितना हो गया, 15, 115 रुपए हो गया। माने अगर आप लोग आरवी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ₹115। तो आरवी फैक्टर कितना आ गया आपका, 115 आ गया। समझ में आया आरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपकी फेस वैल्यू दी गई है उसके अंदर आपको प्रीमियम क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, सर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपने सिखाया था, नेट प्रोसीडिंग कैसे कर
करते हैं, इशूइंग प्राइस हमारा 100 रुपए है, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस है तो वो माइनस कर देते हैं। तो डिस्काउंट आपका 10 रुपए है, एक्सपेंस आपका कितना है 4 रुपए है, तो 14 रुपए इसके अंदर से माइनस कर देते हैं, तो हमारा 86 रुपीज आ जाएगा। तो नेट प्रोसीडिंग कितना आ गया हमारा 86 रुपीज आ गया। बाकी सब वैल्यूज हमारे पास है, हमें क्या करना है, तमाम जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई है सबको यहाँ पे पुट करना है। अगर आप लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा आई, आई का मतलब आपका 13 आपका आई है, 1 माइनस में टैक्स कितना आया है 0.35 आया है। हमें प्लस करना है आरवी की वैल्यू कितनी है 115, और आपको माइनस करना है एनपी, एनपी माने 86 है, 10 साल वैल्यू दे रखी है एन की, डिवाइड करना है 115 प्लस में 86 डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ऐसे करके आप लोग क्या कर देंगे केडी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। बस मेरे को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को 1 में से 0.35 को कैलकुलेट करना है, 0.65 आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 13 से, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 8.45। इसके अंदर मेरे को ऐड करना है 115 माइनस में 86 एंड डिवाइडेड बाय 10, अगर मैं करता हूं तो ये आता है 2.9, याद रखिएगा कितना आ रहा है आपका 2.9 आ रहा है। नीचे अगर आप लोग देखेंगे 115 के अंदर मेरे को ऐड करना है 86 और इसको डिवाइड कर देना है मेरे को 2 से, तो ये आएगा आपका 100.5 और मल्टीप्लाई कितना है आपका 100 है। बस इसको सोल्व कर देना है। कैसे करेंगे, 8.45 के अंदर 8.45 प्लस में कितना है आपका 2.9 और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100 और हमें डिवाइड करना है इसको 100.5 से। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 11.29 माने कितना आ जाएगा आपका 11.29% क्या आ गया आपका, दिस इज कॉल्ड द केडी माने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन द केस ऑफ रिडीमेबल। किस केस में हो रहा है ये आपके रिडीमेबल वाले केस में हो रहा है। क्लियर। तो यहां से इसी केस का अगर मैं जिक्र करूं तो सेम सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने बात की थी। देखिए यहां पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये वाला सवाल सेम है, जहां पर इररिडीमेबल के केस में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे भी एनपी आपका पहले निकाला हुआ है, कितना आया था 86 आया था। नया फैक्टर क्या है, नया फैक्टर भाइयों और बहनों आपका क्या है कि आपको आरवी कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप लोग इत्मीनान से पिछला वीडियो देख के आए हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है, याद रखिएगा ये डेटा क्या है आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आपको यही टेक्निक लगानी है। यही सारी चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा सा एडवांस बनाती हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आकर के हमारे दोनों केस कंप्लीट हो जाते हैं, रिडीमेबल वाला केस भी कंप्लीट हो जाता है और इररिडीमेबल वाला केस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या रहने वाला है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका तीसरे नंबर का रहता है, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे। समझना क्या है, समझना ये है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस की बात करते हैं, तो यहां पे भी आपको सेम वही दो केस देखने को मिलेंगे जो हमें पिछले केस में देखने को मिले थे। सर क्या बोल रहे हो, देखिए बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूं, सेम केस आपके यहाँ पे दो बनेंगे। क्यों, कौन कौन से दो केस अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए। एक तो आपका इररिडीमेबल वाला केस बनेगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा आपका इररिडीमेबल वाला केस बनेगा, माने इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स आपका वही सेम बनेगा जिसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग रिडीमेबल कहते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा केस आपको पढ़ना है, रिडीमेबल वाला पढ़ना है कि इररिडीमेबल वाला पढ़ना है। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एक नई टर्म आएगी जब भी मैं फॉर्मूले की बात करूंगा ना, तो आपको याद रखना है यहां पे हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे, और डी का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आपका डिबेंचर रहेगा। क्या रहेगा आपका डिबेंचर रहेगा। क्लियर, डी का मतलब क्या रहता है आपका डिबेंचर रहता है। क्लियर, तो यहां से आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी केस में कहीं ना कहीं हम लोग ग्रोथ की भी बात करते हैं। ग्रोथ की बात खैर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझे अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है केपी। अब अच्छा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या है ये भी हमारे लिख रखा है, साथ साथ हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, माने कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। वही इररिडीमेबल वाला, मतलब यहाँ पे आपकी कोई मैच्योरिटी एज नहीं रहेगी, मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, और रिडीमेबल के केस में आपको एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड मिलेगा। अब आपको समझना क्या है, समझना है अगर आप लोग केपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं इररिडीमेबल वाले केस में तो बहुत आसान है, आपको डिबेंचर को डिवाइड कर देना है नेट प्रोसीडिंग के साथ और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से कर देना है। देखिए याद रखिएगा, इससे पहले आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता था, सीबीटी जिसको कहते थे, वो आपका इंक्लूड किया जाता था। माने पहले क्या होता था, कुछ कुछ केसेस में कभी कभी एग्जामिनर डाल देता था, पहले की बात बता रहा हूं, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था, डिबेंचर अपॉन में नेट प्रोसीडिंग, और यहाँ पे क्या होता था 1 प्लस में सीबीटी जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता था, और 100 से मल्टीप्लाई करना अंडरस्टूड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अब आता नहीं है, इनकम टैक्स वाले अपने आप संभालेंगे। हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चा, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है केपी को, डिबेंचर को नेट प्रोसीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 100 ले आइए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं अगर आपका केस रिडीमेबल है, तो यहां पे सेम फैक्टर आपको लेके चलने हैं। कौन से सेम फैक्टर, जो हमने पिछले केस में देखे थे, रिडीमेबल वाले केस में हमने देखे थे। माने अगर आप लोग केपी यानी कि आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डी ऐड करेंगे, प्लस में हम लोग वही सेम फैक्टर आप लोग क्या देखेंगे, आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीडिंग, अपॉन में क्या हो जाएगा एन, और अपॉन में क्या कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीडिंग, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर। ये सेम वही बातें हैं जो अभी अभी हमने की। कौन सी सेम बातें, मैंने अभी अभी आपको क्लैरिटी की थी कि जब भी आप लोग बात करेंगे किसकी, आर की, आर का मतलब क्या रहेगा, आर का मतलब रहेगा आपका रिडीमेबल वैल्यू। क्लियर है, क्या बोलेंगे आप लोग इसको, रिडीमेबल वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, जब भी आपको सॉरी आरवी की बात हो रही है, ठीक है, तो आरवी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको जो फेस वैल्यू दे रखा है प्लस में जो आपको प्रीमियम दे रखा है जस्ट उसको ऐड करना है। हालांकि कुछ अलग अलग केसेस हम लोग आने वाले वक्त के दरमियान जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना वहां पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है वो आप लोग समझिएगा। ठीक है, आरबी का मतलब वही आपका रिडीमेबल वैल्यू रहेगा, प्लस में अगर आप लोग एनपी की बात करते हैं तो वही आपका नेट प्रोसीडिंग रहेगा, माने फेस वैल्यू के अंदर से आपको डिस्काउंट माइनस कर देना है, आपको एक्सपेंस माइनस कर देना है, अगर आपको कोई प्रीमियम दे रखा है तो वो ऐड कर देना है। ये सारी बातें हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुके हैं। इतनी बातें मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट आप लोग समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। अगर इररिडीमेबल वाला केस है तो ये लगेगा, और अगर आपका रिडीमेबल वाला केस है तो ये लगेगा। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे हो सके। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन मेरे को इससे रिलेटेड मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम हाँ ये CC1, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है। सेम केस है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अमिता लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द 1 करोड़ बाय इशूइंग द 20% प्रीफरेंस शेयर। देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 20% प्रीफरेंस शेयर की बात हो रही है। क्लियर है, किसकी बात हो रही है, 20% प्रीफरेंस शेयर की बात हो रही है, जिसकी फेस वैल्यू वही 100 रुपए रखी गई है, आपको डिस्काउंट 10% का दिया गया है, 2% का आपका क्या है यहाँ पे एक्सपेंस रहने वाला है, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे क्या है, फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है। पहला केस आपका कौन सा रहने वाला है, इररिडीमेबल रहने वाला है, दूसरा आपका रिडीमेबल रहने वाला है। तो दोनों सवाल एक साथ हो जाएंगे। फॉर्मूला भी अभी पढ़ा है ना आपको, ये वाला दोनों फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आपको एक साथ आ जाएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। तो फटाफट से जो डेटा गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए रेजिंग अमाउंट हमारे काम का नहीं है, 1 करोड़ हटा दीजिए, 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू
कितना दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करूं आपके शेयर की तो ₹100 है, क्लियर है, ₹100 फेस वैल्यू है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं, माने डिविडेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड की बात करते हैं। अगर मैं आई की बात करता हूं या डी, सॉरी आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको डी बोलेंगे, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 का 12% कितना हो जाएगा, ₹12, ठीक है। बहुत आसान है। आगे क्या दिया हुआ, डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है। कितना डिस्काउंट है आपको, 10% डिस्काउंट है, माने ₹10 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आगे आपको 2% का एक्सपेंस भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एक्सपेंस लिख देंगे ₹2 का, डायरेक्ट 2% है तो ₹2 हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इररिडीमेबल के केस में कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान हो गया है सवाल आपके लिए, अगर आपने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आपको इररिडीमेबल वाला केस लेके चलना है। पहले हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, पहले हम लोग इररिडीमेबल वाला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इररिडीमेबल वाले केस में मैंने क्या बताया था, अगर आपको केपी निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है, तो डी को आपको एनपी से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से कर देना है। डेट सीट आपका आंसर आ जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, डी तो दे रखा है आपका 12 है। अब आपको निकालना है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग क्या था, फेस वैल्यू के अंदर से एक्सपेंस को माइनस करना है, कितना है, ₹2 है। फेस वैल्यू के अंदर से आपको डिस्काउंट को माइनस करना है, ₹10 है। 10 और 2 12 हो जाएगा, माने अगर आप लोग 100 में से ₹12 माइनस करते हैं, आई थिंक 88 बचेगा, तो नेट प्रोसीडिंग कितना आ जाएगा आपका, ₹88 आ जाएगा। बस आपको वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो केपी क्या निकल आएगा आपका, डी कितना है आपका 12 है, अपोन में 88 है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए, माने 12 को डिवाइड कर दीजिए 88 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 13.63, माने आपका आंसर कितना आ गया, 13.63% बनेगा। माने केपी कितना आ गया आपका, 13.63% इन द केस ऑफ इररिडीमेबल। ये थोड़ा आपको याद रखना है, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, इररिडीमेबल के केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत बेसिक कैलकुलेशन था, समझ में आया होगा। ये पार्ट नंबर 1 मैंने सोल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 अभी सोल्व किया है। पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। पार्ट सेकंड क्या कहता है, पार्ट सेकंड कहता है प्रीफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। किसकी बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। तो यहीं पे मैं लिख दूं एन की वैल्यू कितनी है, 10 साल है, तो 10 ईयर मैंने लिख दिया। ये डेटा मेरे को चाहिएगा। प्लस में यहाँ पे 15% प्रीमियम लिखा हुआ है, कितना है, 15% प्रीमियम है। तो अगर आपका 15% प्रीमियम है तो मेरे को बताओ रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगी। फेस वैल्यू उसकी ₹100 है, 15% कितना हो जाएगा, 15, ₹115 उसकी क्या हो जाएगी, रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था केपी कैलकुलेट करने का, आपको डी के अंदर आरवी माइनस में एनपी अपोन में एन करना है और डिवाइड करना है आरवी प्लस में एनपी अपोन में 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब बस फटाफट से इसको कैलकुलेट करेंगे। केपी इज इक्वल टू द, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, ठीक है, ओके। प्लस में आरवी की वैल्यू कितनी है, 115 माइनस में 88 और डिवाइड में कितना है आपका टाइम पीरियड कितना, 10, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग क्या कहेंगे, 115 प्लस में 88 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। सिंपल वैल्यू डेटा पुट किया है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 115 के अंदर से माइनस करना है 88 को, डिवाइड कर देना है 10 से, तो आपका आ जाएगा 2.7। ये कितना है 12 और ये क्या आ गया आपका 2.7। डिवाइड करना है हमें 115 के अंदर 88 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, 101.5 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना है आपका 100 है। बस आप सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। माने हमें 12 में ऐड करना है 2.7 को, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये आ जाएगा 1470। आपका एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1470। और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 101, सॉरी ये क्या है आपका 1470 डिवाइडेड बाय 101.5। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 101.5, ठीक है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको आपकी केपी की वैल्यू मिल जाएगी 0.0098, ठीक है। ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 12 प्लस में 2.7 इज इक्वल टू द 14.7 मल्टीप्लाई में अगर आप लोग 100 करते हैं तो 1470 ही आएगा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। 1470 को आपको डिवाइड करना है, 1470
डिवाइड बाय आपको कितने से करना है 101.5 से। तो अगर आप लोग नहीं 14.28 आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, 14.28 आएगा तो कितना आएगा 14.28%। तो केपी की वैल्यू कितनी आ गई 14.28%। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। बस बात क्या है, बात ये है कि आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं, इन फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप सभी को इस चैप्टर के अंदर पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बार बार माय डियर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, माने एमकॉम या एमबीए करना चाहते हैं, और उसके आगे भी जो थोड़ा और लंबा चलना चाहते हैं, माने नेट पीएचडी जेआरएफ की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट की जो अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे, चाहे आप लोग एमकॉम करके पेपर नंबर 8 दे और चाहे आप लोग एमबीए करके पेपर नंबर 17 दे मैनेजमेंट वाला, दोनों के अंदर ये आपका चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हर साल एक दो सवाल इस चैप्टर से आते ही आते हैं। इट मींस ये आपके कैरियर ग्रोथ के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस गारंटेड आपका काम बन जाएगा। बस इतना सही तो काम है, वो थोड़ी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो बातें हमने की यहां तक अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया? हमने देखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल वाले केस की बात होगी है और इररिडीमेबल वाले केस की बात होगी है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल की, केपी की। यहाँ पे रिडीमेबल और इररिडीमेबल वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है दोनों केस में। बच्चा आप थोड़ा आगे चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये लास्ट पड़ाव रहेगा, लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, लास्ट फॉर्मूला रहेगा जो आपको थोड़ा सा याद करना है। क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। क्या निकालना है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उम्मीद करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या निकालोगे आप लोग निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जरूरी है। यहाँ पे रिडीमेबल इररिडीमेबल वो सारी बातें हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है दो केसेस हमारे सामने आएंगे जिनका जिक्र करना आज की वीडियो में बड़ा जरूरी है। क्या है सर दोनों केसेस? अभी बता देते हैं। देखिए दो केसेस कौन कौन से आएंगे हमारे पास, दो केस आएंगे। कोई और कलर ले लेते हैं, मान लीजिए पेन का ये वाला ले लेते हैं। ओके, पहला केस आपका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे हम क्या कहेंगे, जहां पे हम कहेंगे आपके डिविडेंड की बात होगी। डिविडेंड आपने पे कर दिया, मतलब डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप लोग कहेंगे अगर आपका जो डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड, ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूं पेड है, डिविडेंड आपने पे कर दिया है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या बनता है, दूसरा केस बनता है आपका डिविडेंड विल पे। याद रखिएगा क्या है आपका डिविडेंड विल पे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आपको ऐसा दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट के अंदर, अगली 15 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करना भी सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे क्लैरिटी लेके आनी है ये बात भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिविडेंड अगर आपने पे कर दिया है, देखिए डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो मैं मान के चलता हूं आपके डिविडेंड की वैल्यू है D0, क्लियर है। अगर आपने डिविडेंड पे करना है तो मैं ये मान के चलता हूं आपके डिविडेंड की वैल्यू कितनी रहेगी, D1 रहेगी। यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिविडेंड अगर पे कर दिया है, पेड है, डिविडेंड पेड है, अच्छा PAID आएगा। स्पेलिंग में हो सकता है यार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन थोड़ा आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड क्या है आपका ऑलरेडी पेड है, तो डिविडेंड अगर आपका पेड है ना तो आप उसको D0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको पे करना है तो हम उसको D1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत आसान सी बात मैंने बताई। अच्छा, डिविडेंड जब आपने पे कर दिया है ना तो एक फॉर्मूला आपके सामने आता है, यहां पे ग्रोथ की भी बात होती है। माने अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है ऑलरेडी, तो अगर और आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, KE, माने आप लोग क्या कहेंगे इसको, KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं याद रखिएगा, डिविडेंड जो आपने पे किया है D0 1 प्लस में G, अभी मैं बताऊंगा आपका G का क्या मतलब होता है, अपोन में P नोट, और यहाँ पे आपका प्लस में फिर से G आ जाएगा, और अंडरस्टूड क्या है, अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई तो 100 से करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना ही लगाना है अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या वाला है,
क्या क्या आप लोगों ने लिख दिया, देखिए आपने क्या लिखा D0, अभी अभी मैंने कहा D0 मतलब डिविडेंड पेड है, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने जो डिविडेंड है वो क्या है आपका पेड है, ठीक है। डिविडेंड क्या है आपका पेड है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है जी, जी का मतलब होता है आपका ग्रोथ फैक्टर, क्या कहते हो आप इसको, ग्रोथ फैक्टर, याद रखिएगा। जी का मतलब क्या होता है ग्रोथ फैक्टर, और जो आपका पी का मतलब होता है, पी नोट का मतलब मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, मार्केट प्राइस। बस यही तो है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आपने डिविडेंड पे किया तो डी नोट से रिप्रेजेंट करोगे, जी का मतलब ग्रोथ आ जाएगा और पी नोट का मतलब मार्केट प्राइस आ जाएगा। बस ये बेसिक चीजें हैं जिनको अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा और आप लोग इजीली के ई की वैल्यूज को इवेलुएट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर एक सही अप्रोच ले पाएंगे। अब अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, आप फ्यूचर में जाके पे करोगे, फ्यूचर में जाके हमें पे करना है, ठीक है। अब इसके केस में क्या करना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं, क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कोई भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता दी, यस ये वाला कलर ले लेते हैं। अगर आपको के ई निकालना है, माने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, D1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका पी नोट और प्लस में कितना आ जाएगा आपका जी, और इनटू में अगर आप लोग क्या कर देते हैं 100 जो अंडरस्टूड है, तो ये आपका पूरा का पूरा कहानी सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम है, बस यहाँ पे डी नोट इंटू 1 प्लस जी लिखा हुआ है, यहाँ पे D1 लिखा हुआ है। मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब आप लोग नेट के लिए तैयारी करेंगे या MBA MCOM के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे जब आप लोग D1 की बात करते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी नोट 1 प्लस में जी, यानी कि ये एग्जैक्ट मैच करती है चीजें, क्या होती है एग्जैक्ट मैच करती है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया। जब आप लोग एक न्यूमेरिकल पे अप्रोच करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी। इन शॉर्ट आप लोग ये समझे कि जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, के की बात करते हैं भाइयों और बहनों, तो डिविडेंड अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो उसको डी नोट से रिप्रेजेंट करना है, और डिविडेंड अगर आपने पे नहीं किया है तो आप फ्यूचर में जाके पे करोगे, D1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया है तो आपका फॉर्मूला बनेगा डी नोट इंटू 1 प्लस जी अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाय 100, जहां पे डी नोट आपका डिविडेंड पेड रहेगा, जी आपका ग्रोथ फैक्टर रहेगा, पी नोट आपका मार्केट प्राइस रहेगा। इसी केस में अगर आप लोग डिविडेंड फ्यूचर में जाके पे करते हो तो के ई इज इक्वल टू द D1 अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये सेम फैक्टर है जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं। अगर इस तरीके की चीजें आप लोग समझ पाए, इस तरीके की चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोला मैंने, अगर इस तरीके की चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तो आप लोग पाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से निपट गया है। तो यहाँ पे आखिरी आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेशन ले आऊंगा अगर आप लोग एक अच्छा खासा प्यार इस वीडियो के ऊपर दिखाते हैं। बहरहाल अभी के लिए हम लोग आपके चैप्टर को कवर करने पे सोच रहे हैं, तो आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं कवर करा चुका हूं। चलिए अगर आप लोग इतना ही वो है तो एक न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कर लेते हैं। इसके लिए एक न्यूमेरिकल अगर मैं लूं तो ये CC2 वाला हम लोग ले लेते हैं, यहां से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। एक मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी एक दो पार्ट मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, जहां पे कोई भी कंपनी है 10% इररिडीमेबल, देखिए प्रीफरेंस शेयर एट द 95, देखिए यहां पे प्रीफरेंस शेयर की जो वैल्यू है ये क्या है आपका नेट प्रोसीडिंग की वैल्यू है, कितनी है वो आपकी 95 है, अपॉन में क्या, अच्छा 95 आपकी प्रोसीडिंग है और 10% आपका ये दिया हुआ है। अगर आप लोग 100 के हिसाब से डी की वैल्यू निकालते हैं 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू कितनी है आपकी 100 है, ये रुपीज में है, याद रखिएगा किस में है, रुपीज में है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका वही प्रीफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इररिडीमेबल के केस में डी अपॉन में एनपी मल्टीप्लाई बाय में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 95 आपका डी है, आपका डी 95 नहीं है, सॉरी डी आपका 10 है, ठीक है।
अपॉन में ये आपका 95 है और मल्टीप्लाई में आपका 100 है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका 100 आपका 1000 हो जाएगा ऊपर, नीचे आपका 95 आ जाएगा, 10.52 यानी कि 10.52% आ जाएगा। माने अगर आप लोग यहाँ पे केपी निकाले तो क्या है आपका केपी की वैल्यू क्या आई आपकी 10.52%। बहुत आसान था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एज सच एज कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्लियर। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब ये पहला पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज 90। अभी मैंने बताया करंट मार्केट प्राइस को पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको 95 रुपीज दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, क्या है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक तो डिविडेंड पेड होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब वी विल पे इन द फ्यूचर, हम भविष्य में इसको पे करेंगे। तो भविष्य में अगर आपको पे करना है तो ये डी नोट है, डी वन है, तो डी वन की वैल्यू आ जाएगी कितनी है आपकी ₹4.5 गिवन है, क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या था आपका जी था, मैंने अभी भी बताया था ना आपको। ग्रोथ रेट कितना है 8% दिया हुआ है, क्लियर है। 8% का मतलब वही 100 के ऊपर आपको लेना। फेस वैल्यू आप लोग क्या लेके चलते हैं, वही आप अगर फेस वैल्यू लेके चलते हैं तो कितने की आ जाएगी ₹100 आ जाएगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए अगर आप लोग यहां से देखेंगे ये आपका डिविडेंड वाली कहानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। हम लोग क्या निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कुछ भी कोड बोल दीजिए। और फ्यूचर की बातें हो रही है तो फॉर्मूला क्या बनेगा D1 अपॉन में पी नोट और प्लस में कितना आ जाएगा जी, ओवरऑल को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से, ठीक है। अभी समझाया, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपने पेड कर दिया है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो भविष्य में पे करेंगे, क्लियर। यहाँ पे अब इसको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना भाइयों। D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D1 की वैल्यू है 4.5, पी नोट की वैल्यू कितनी है 95, प्लस में जो आपका जी फैक्टर है वो कितना है आपका 8% है। देखिए 8% को अगर मैं लिखना चाहूं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.08 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग इसको 0.08 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से कर देंगे परसेंटेज के लिए। यानी कि अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना चाहते हैं तो आप लोग 4.5 को डिवाइड कर देते हैं 95 से, कितना आता है आपका 0.04, माने आपका क्या हो जाएगा 0.04 प्लस क्या करना है आपको 0.08 प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसी में मैं ऐड कर देता हूं 0.08, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी और इसको मैं मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दूं तो आपका वैल्यू आएगा 12.73, माने कितना आ गया 12.73%। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गई है 12.73% आ गई है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड था। मैं इजीली कर पा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है जब आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं जो मैं कर रहा हूं तो उस टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें टैकल करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग इजी निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर आपको मेरे को आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा, क्लियर। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा 10 के बाद यहाँ पे कोमा आना चाहिए। 12% डिबेंचर दिया हुआ है, 100 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर 10% डिस्काउंट है, बस आसान है, यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का होता है स्वाहा या डी एंड, जहां पर मैंने आपको आज क्या समझाया, मैंने आपको इस चैप्टर की फाउंडेशन से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। हालांकि 2 पार्ट में वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को कंपाइल करके वन शॉट की फॉर्म में भी ये जो आपका चैप्टर है ये आपको प्रोवाइड कर दूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दो फटाफट से, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस कीप लर्निंग।